लिखिए बेटा, चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपने ये देखा कि जब हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम जर्नल लिखा हुआ था। लेजर पढ़ा तो वहाँ पे लेजर था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट था, कैश बुक में कैश बुक था। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ लिखा रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। क्या रहता है बेटा? सोल प्रोप्राइटर। और ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो अकाउंटिंग हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते हैं वो हमेशा किसकी अकाउंटिंग होती है? सोल प्रोप्राइटर की। तो इस चैप्टर में इसके आगे सोल प्रोप्राइटर लिखने की क्या ज़रूरत थी? हमने तो जर्नल एंट्री में तो नहीं लिखा था, लेजर में नहीं लिखा, ट्रायल बैलेंस किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा, यहीं पे लिखने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? उसकी ज़रूरत यह है कि जो अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे एक तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप है, या फिर सोल प्रोप्राइटर है, या फिर आप ये समझ लीजिए कंपनीज़ हैं, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका जो है ना फॉर्मेट अलग होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट अलग होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन करना पड़ रहा होता है कि जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहले ये है क्या, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या चीज़? बेटा ये है एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो भी अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, जो अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था आइडेंटिफाई करने से, उसका जो एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग के हिसाब से जो एंड हो जाता है, जहाँ पे अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपके दूसरे काम स्टार्ट हो जाते हैं एनालाइज करने के। तो अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी इस प्रोडक्ट, ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग है, इसके लिए एंड बात को समझने के लिए आपको स्टार्ट समझना पड़ेगा। स्टार्ट क्या था अकाउंटिंग का? तो बेटा स्टार्ट था, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें हम लोग, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज़ आपने क्या पढ़ी थी बेटा? जर्नल। इससे पहले भी दो स्टेप था, आइडेंटिफाई करना और मेजर करना। लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? जर्नल से। प्रोसेस में है वो दोनों चीज़ें भी, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट है हमारी? जर्नल से। तो जर्नल के बाद बेटा हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। बच्चे लेजर के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। अब जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। अब बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनाया जाता है उसी को कहते हैं फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट की अगर बात करें तो इसको कैसे किया गया स्टार्ट? जो फाइनल अकाउंट जब स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस में ना तीन चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे आपने रिकॉर्ड किया तो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना, वैसे ही फाइनल अकाउंट की अगर बात करें तो तीन चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बच्चे इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग कह रहे होते हैं फाइनल अकाउंट। क्या कह रहे होते हैं? फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रोसीजर की अगर बात करें तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बेटा? उसके बाद तो आपने एक चीज़ गौर किया कि जब हम लोग लेजर बनाते थे उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? बिना जर्नल के हम लोग लेजर नहीं बनाते।
और लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट तभी आप बना सकते हैं जब आपके पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन हो? ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन हो। अब बात करते हैं उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है वो कहाँ से बनेगा? ट्रायल बैलेंस से ही बनेगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं अकाउंटिंग में जाके बच्चे? बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये बैलेंस शीट में हमें जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में आता है वो भी कहाँ से लेना पड़ता है हमें? ट्रायल बैलेंस से। लेकिन उसके लिए भी जो कुछ और भी चीज़ें, जो ट्रायल बैलेंस के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से मिलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया और इसके बाद जाके इसको स्प्लिट कर देते और यहाँ पे जाके इसको फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सर फाइनल अकाउंट है क्या, इसमें होगा क्या? वो तो हम प्रोसीजर में सीख लेंगे क्या क्या बनाएंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटा फाइनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी ने जो भी अब तक अकाउंटिंग करी है उस अकाउंटिंग से कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, और कंपनी के पास कितनी उसकी पोजीशन है, मतलब किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कितना एसेट्स है कंपनी के पास, कितनी लाइबिलिटीज़ है। एट द एंड बंदे को यही चाहिए। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, आपने पढ़ना स्टार्ट करा, यूटी हुआ, हाफ ईयरली हुआ, और ऐसे करके एट द एंड आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, पास हुए या फेल हुए, रिजल्ट चाहिए ना। तो कंपनी का ये रिजल्ट है बेटा। ये जो तीन चीज़ें ना ये क्या है आपके लिए? रिजल्ट है। अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं, ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड है। जो पब्लिश होती हैं, जो पब्लिक के पास जाती हैं, जो मैनेजमेंट के हाथ में जा रहा होता है, जो ऑनर के हाथ में जाता है, इनकम टैक्स ऑफिस के हाथ में जा रहा होता है, या आप कभी लोन लेने के लिए चले जाएं, या आप अपनी कंपनी को किसी को बेचना हो, या किसी की कंपनी को आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप सामने वाले से कौन सा रिपोर्ट मांगते हैं? आप मांगते हैं ये चीज़, फाइनल अकाउंट की रिपोर्ट आप मांगते हैं उससे कि भाई साहब फाइनल अकाउंट दिखा दो, बाकी हम पता लगा लेंगे कंपनी के हालात कैसे। भाई आपका एडमिशन अगर लेना हो ना तो लोग क्या करते हैं, ये नहीं पूछते कि भाई आपने संडे को भी पढ़ाई करी थी क्या, पूरे साल में कितने टेस्ट दिए आपने, पूरे साल में कितने आवर्स पढ़ रहे थे, ये सब कुछ नहीं कोई पूछता। वो पूछते हैं भाई आप रिपोर्ट कार्ड दे दो, हम खुद अंदाज़ा लगा लेंगे आपके हालात कैसे। तो वैसे कंपनी का ये रिपोर्ट कार्ड है बच्चे, जिससे कंपनी को जज किया जाता है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है इससे डिसीजन लेती है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है इस बात पे डिसाइड करती है कि कंपनी के हमारे पूरे साल के प्रोसीजर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमने कौन से अच्छे स्टेप उठाए थे, लॉस हुआ है तो कौन सा गलत स्टेप उठाया था जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो फाइनल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारी अकाउंटिंग हुई इसी चक्कर में थी। किसके चक्कर में? फाइनल अकाउंट के लिए ही हुई थी मेनली। लोग इसमें इंटरेस्टेड है। ऑनर तो बहुत ही कम इंटरेस्टेड होता है भाई साहब संडे का क्या सेल था, मंडे का क्या सेल है। अगर कंपनी बड़ी है तो उसे एट द एंड क्या चाहिए? रिजल्ट, प्रॉफिट कैसे। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? प्रॉफिट। इनकम टैक्स ऑफिस को क्या चाहिए कि आपने प्रॉफिट क्या लिया, उस पर टैक्स क्या दे रहे हो आप बैठ के मेरे को। ये फाइनल अकाउंट से आपको मालूम चलेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो अभी हमने दो तीन बातें जो आपके एमसीक्यू में आपको काम आनी है। सबसे पहली चीज़ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का ये एंड प्रोडक्ट है। क्या ये बात सही है? क्लियर है? ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या करते हैं हम इस फाइनल अकाउंट से, क्या मालूम चलता है, किस लिए फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। जो भी हमने अकाउंटिंग करी उसका एक ऑब्जेक्टिव था। हम लोग जर्नल बना रहे थे, डे टू डे हमें रिकॉर्डिंग करनी थी। हम लेजर बना रहे थे, सेपरेट अकाउंट, एक बंदे का हिसाब चाहिए था मेरे को। हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, हमें समरी चाहिए थी कि पूरे साल में कितना कैश आया, कितना बैंक का बैलेंस है। ये सारा बैलेंसेस अगर मालूम करना था तो कहाँ जा रहे थे हम लोग? ट्रायल बैलेंस में। अगर आपको कोई पूछ ले, इतनी अकाउंटिंग आपने पूरे एक साल पढ़ी, और कोई पूछ ले कि भाई साहब आपको किसी की कंपनी में ये जानना है कि राम के पास कितने पैसे रह गए, तो कहाँ क्या चाहिए आपको? फाइनल अकाउंट नहीं, क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस। कितना रेंट हुआ है? ट्रायल बैलेंस। वेजेस कितना है? ट्रायल बैलेंस। सारे अकाउंट्स का रिपोर्ट कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। आपको बताऊं, नॉर्मली सभी लोग ये अकाउंटिंग करते हैं,
सारे बिजनेसेस में किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना दूसरी कंपनी का जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो उससे क्या मांगते हैं, वो कहते हैं सर आप ट्रायल बैलेंस दे दो, बाकी हम खुद बना लेंगे। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो ये बोला जाता है कि मेनली अकाउंटेंट का काम कहाँ तक है, ट्रायल बैलेंस तक ही है, बुक कीपिंग का है, बाकी सारा काम कौन कर लेगा, चार्टर्ड खुद ही कर लेते हैं। ये काम बहुत ज़रूरी है बेटा ट्रायल बैलेंस से। बात समझ में आ गई आपको? पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए इतना। MBA वगैरह करते हैं बच्चे तो फाइनल अकाउंट, जर्नल, लेजर सब कुछ पढ़ना पड़ता है। MBA फाइनेंस वगैरह जनरली MBA फाइनेंस और मार्केटिंग में तो पढ़ाते ही हैं इसको। MBA वो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और बड़े इंस्टीट्यूशन में IIM वगैरह में भी हैं तो उनको तो जानना तो है ही है। आपसे थोड़ा कम पढ़ते हैं, आप 1 साल तक पढ़ रहे होते हैं 11th को, वो लोग 1 महीने 1.5 महीना पढ़ते हैं और पूरा 11th सीख लेते हैं। उनसे आप क्वेश्चन दे देंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो उनसे, लेकिन अगर आप ये पूछ लेंगे कि भाई ये लेजर क्यों है, क्या करेंगे, क्या यूज़ है, वो 2 मिनट में बता देंगे और शायद आपसे बेहतर बता सकें, क्योंकि वो जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हैं इसका इस्तेमाल मैं क्या करूँगा। आप अभी बच्ची हैं इस बारे में, ठीक है। कॉमर्स कोई फील्ड नहीं है कि वो साइंस क्यों ले रहे हैं, पहले साइंस लेके फिर कॉमर्स करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पोजीशन है, कॉमर्स ना एक्चुअल में हर बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस को संभालना चाह रहे हैं। भाई आपका मान लीजिए कि AC का काम है, आप मान लीजिए हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं है, आपको भी तो पता करना पड़ेगा। आप अरबों खरबों का बिजनेस चला रहे हैं, आपके अंडर में पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो बिना इस चीज़ के जाने आप कभी भी बिजनेस कर पाएंगे, बिना प्रॉफिट लॉस के जाने। तो आप अकाउंटेंट से कुछ रिपोर्ट तो मांगेंगे ना, आप चलिए बैठ के नहीं कर रहे हैं। तो इसको जब 11th में बच्चा होता है वो ये सोचता है हमारी ज़िंदगी अकाउंटेंट की है, तो हम अकाउंटेंट की तरह कर रहे होते हैं अभी तक। और जो MBA में जाते हैं वो सोचते हैं मैं अकाउंटेंट थोड़ी ना हूँ और ना बनना है मेरे को, मैं तो मैनेजमेंट में जाऊँगा, तो मुझे तो ये चाहिए, ये तो मैं काम किससे करवा लूँगा, अकाउंटेंट से। मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब मेरे को ना आप लेजर ला के दो, मुझे राम का लेजर दिखाओ। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा भाई राम का हिसाब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर तो मुझे बेवकूफ़ समझ लेगा। तो MBA में ये चीज़ आपको अप्लाई करना सिखाया जाता है किसी चीज़ को, और आप लोग जो कर रहे होते हैं आप अकाउंटेंट का काम कर रहे होते हैं अभी। तो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आपको सोचना पड़ता है कि जो आपने पढ़ा अब तक सर इसका यूज़ किया है, इसको आम जिंदगी में कहाँ अप्लाई करेंगे हम, जर्नल का अप्लाई क्या करेंगे, लेजर का क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का क्या अप्लाई होगा। अगर मुझे बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट चाहिए कि रेंट कितना गया, सैलरी कितना गया, वेजेस कितना है, पूरा एक्सपेंस सब कुछ चाहिए, मैं ट्रायल बैलेंस मांग लूँगा, आप दे दो मैं देख लेता हूँ, वहाँ से सारे बैलेंस मालूम चल जाते ना। अब यहाँ पे यही चीज़ है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। आपको ये समझना है कि ये 3 अकाउंट है, क्यों है, कैसे बनाया जा रहा है, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हम किस पे चलेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट को समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ, बोलिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर है। अब इसके पीछे की बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट आते हैं, लेकिन उसको हम लोग कई बार कंबाइंड करके बनाते हैं बेटा। तो इस वाले अकाउंट को इधर ध्यान से समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा जाता है इसको। कई बार क्या पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी का नाम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम होता है, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और बेटा ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बताता है कंपनी की पोजीशन को, कंपनी के हालात बताता है कि कंपनी के पास, अगर आपको जानना हो ना किसी कंपनी के पास कि उसके पास कितनी की बिल्डिंगें अब तक है, कितने मशीन है, कितना फर्नीचर है, उसकी औकात क्या है, उसके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, तो आप सीधा उसकी बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में एसेट्स की पूरी लिस्ट रहती है, तो उसे कहते हैं बेटा पोजीशन स्टेटमेंट। इसे क्या बोलेंगे,
पोजीशन स्टेटमेंट, ये आपको पोजीशन बताएगा एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, यानी कंपनी की औकात बताएगा। ये बताएगा कंपनी की औकात, कंपनी कैसा कर रही है वो कौन बताएगा? इनकम स्टेटमेंट बताएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सर? बहुत डिफरेंस है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये क्या बताएगा? पहले अच्छे से बैठो जी। इनकम स्टेटमेंट ये बताएगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है, अभी उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी मान लो एक बच्चा है, वो आपको बहुत ज़्यादा कंजूस दिख रहा है, वो उसका क्या है? इनकम स्टेटमेंट है कि यार ये तो खर्च ही नहीं करता, इसके तो बड़े हालात ख़राब हैं। लेकिन पोजीशन बहुत हाई फाई हो सकती है उसकी, हो सकता है घर में मर्सिडीज भी खड़ी हो। तो पोजीशन मतलब उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एसेट्स कौन कौन सी हैं, कितने की संपत्ति उसके पास है, वैल्यूएशन समझ लीजिए आप एक तरीके से, कितने लाइबिलिटीज़ उसके पास है, कितने कर्ज है, कहाँ से पैसे लाया है, कहाँ से उसने किससे किससे कर्ज लिया है। और इनकम स्टेटमेंट ये बताएगा कि भाई कहाँ से अभी की अर्निंग के क्या हालात क्या है, इस साल की अर्निंग कैसी है उसकी। इसमें तो पुरानी प्रॉपर्टी भी नई प्रॉपर्टी सारी ऐड हो सकती है पोजीशन में। अगर किसी के पास 200 गज का प्लॉट है तो इसका क्या मतलब है? वो इसी साल का है, हो सकता है उससे 5 साल पहले भी खरीदे हो। तो पोजीशन के बारे में ये है। समझ में आ गई बात आपको? आगे बढ़े तो सबसे पहले प्रैक्टिकली देखिए, इसमें थ्योरी में 3-4 थ्योरी होती हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहला होता है डेफिनेशन, दूसरा होता है इसके यूजर्स कौन है, इसको कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिसको बातों बातों में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स। आपको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करनी है तो आपको ये भी देना पड़ेगा साथ में। आपको लोन लेने ले जाना है तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के ले जाना पड़ेगा। आप अपने ऑनर है, आप ऑनर है तो आप अपने बिजनेस का ये देखेंगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, लेकिन ये थ्योरी का पार्ट है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए जी ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने स्टेज है? 3 स्टेजेस में बांट रखे हमने। पहले स्टेज का नाम क्या रखा हमने? ट्रेडिंग। दूसरे का नाम क्या रखा? प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरे का क्या नाम रखा? बैलेंस शीट। तो बच्चे जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ये आप क्या कह रहे थे, इसे कौन सा स्टेज है ये? बेटा ये फर्स्ट स्टेज है। किस चीज का फर्स्ट स्टेज है? फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। सर इससे मालूम क्या चलता है? बेटा इससे मालूम करते हैं आप, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं आप। सर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट है और इससे कैलकुलेट किया जाता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। सर अब सवाल तो हमारा ये आया कि चलो जी फर्स्ट स्टेज था, आपने कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन ये अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ है? पता है हम लोगों के साथ ना आम जिंदगी में ना हमारी नज़र ना हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट पे होती है। प्रॉफिट ना वैसे कई टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में कई सारे प्रॉफिट सीख लेंगे। नेट प्रॉफिट भी सीखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सीख लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट भी सीखेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग ना आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा देखते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट पे तो हमारा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि हम उसे देख के बहुत कुछ जज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई एक बंदा ना बर्गर बेच रहा है। अब वो बर्गर जो है, अगर आपने लड़कियों का केस अगर बताया घर में ले जाए बर्गर वो अपने घर में, तो उन्होंने बोला कि जी घर ये बर्गर ना 150 रुपये का लेकर आए हम। अब उनकी मम्मी ने अगर देख लिया 150 रुपये का ये, उसे पोस्टमार्टम करेंगी, वो खोलेंगे, इसमें तो या कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा प्याज है
थोड़ा आलू है, थोड़ा सा चिकन है, और एक क्या कहते हैं चीज़ है, थोड़ी बहुत चीज़ें और भी जो भी होंगी जोड़ जाड़ के घटा के वो बोलेंगी तो मुश्किल से ये 20 रुपये का होना चाहिए था। चलो ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने तो क्या बोलेंगे 50, ये तो बहुत कमा रहा है। कितना कमा रहा है सीधा? ऐसी अगर कोई सामान लेने चले गए, उन्होंने सीधा ग्रॉस प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर देते, यार ये तो 10 रुपये की चीज़ है, तुम 30 रुपये में बेच रहे हो, 20 रुपये कमाओगे इसके ऊपर, बताओ। तो ये जो बार बार हम किसी चीज़ को देखते हैं ना कि यार ये तो इतनी की आती है और ये इतने का बेच रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसके पास। तो घर वालों को बोलो यार बिरयानी ले आए बाहर से, घर वाले बोलेंगे नहीं इतने में तो हम खुद बना लेंगे, तुम 1 किलो लेके आओगे पूरा घर खा लेगा उतने में। तो रीज़न क्या है, वो घर वाले ऐसा क्यों देख रहे हैं? मतलब आप जनरली देखेंगे किसी भी बिजनेस में देखते हैं तो ये देखते हैं कि यार ये इतने का बिक कैसे रहा है, जब इसकी कॉस्टिंग 50 रुपये में, या मान लो 500 रुपये के चिकन वगैरह ला के हम घर में बढ़िया बिरयानी बना लेंगे, और यही लोग 500 के चिकन को बिरयानी बनाने की जो चीज़ है इसको 1500 में बेच रहे हैं, ये लोग तो बहुत कमा रहे हैं ना। और इसी को देख के कई लोग जो है इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देख के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कहते देखो बड़ा मार्जिन है इसमें, उनको सीधा मार्जिन ही दिखता है। कपड़े खरीदने जा रहे हैं वहां भी मार्जिन देख रहे हैं। तो बेटा ये जो मार्जिन है ना, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जिसको आप बार बार देख रहे होते हैं कि चीज़ है कितने की बिक रही है कितने की और कितने की बिक रही है। मतलब आपने सेल देखा और आपने कॉस्ट देखा और जो प्रॉफिट आ गया उसको पूरी दुनिया समझ ली बिजनेस का, और इसी को हम लोग क्या प्रॉफिट कह रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ये किसी काम का नहीं है सही मायने में, बिजनेस इससे नहीं चल रहा है। अब मान लीजिए कोई बिरयानी वाला 500 वाली चीज को कितने में बेच रहा है, वो 150 रुपए के बर्गर को कितने में बेच रहा है, कितना मार्जिन दिख रहा है आपको? उसने 2 लड़के भी रख रखे हैं, 50,000 रुपए का रेंट भी दे रहा है, बिजली का बिल भी जा रहा है, फिर आपको अच्छी सी पैकिंग करके दे रहा होगा, आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटी कई बार देता है। तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? उसी 100 में से तो जाएंगी ना, वो जो 100 रुपए बचेगा उसी में तो सारी कटते हुए जाएंगे। तो बेटा जो हम ओवरऑल डायरेक्टली जो हमारी नजर देखती है ना चारों तरफ, ये तो बहुत कमा रहे हैं, बहुत मार्जिन है इसमें, तो उस मार्जिन को पॉपकॉर्न हम लोग कई बार थिएटर जाओ और बोल दो यार पॉपकॉर्न तो इतना महंगा दे रहे हैं, बहुत कमा रहा होगा, आपको अंदाजा नहीं उसने रेंट भी कितना दे रहा होगा। वरना तो कॉस्ट बढ़ाने का किसका शौक है, वो तो चाहता ही है सेल ज्यादा हो जाए। आपको नहीं लगता कि उसका पॉपकॉर्न का अगर रेट कम होता तो लोग फिल्म ज्यादा नहीं देखते, वही खा ही रहे होते बैठ के? ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन फिर भी रेट उसने ऐसा रख रखा है, लोग कम ही खाते हैं, और उसकी भी मजबूरी होगी जहां तक मैं समझ के देता हूँ। वहां पे एक बंदा जिसको हायर कर रखा है उसको भी अंग्रेजी आनी चाहिए बोलने के लिए। अब अंग्रेजी जिसको आ रही है वो पॉपकॉर्न बेच रहा है तो उसको सैलरी भी तो चाहिए ना, जिस जगह पे है तो उसका रेंट भी तो मोटा चाहिए। तो एज अ कंज्यूमर हमें बंदा चाहिए होता, हमें रेट चाहिए होता बिल्कुल मार्जिन, लो मार्जिन पे, और सर्विस हमें चाहिए होती हाई क्लास की। तो बेटा ये जो हम लोग मार्जिन बार बार देख रहे होते हैं उस मार्जिन को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? तो अगर आपने अभी क्या कहते हैं वो कौन सा शार्क टैंक में कई बार प्रोडक्ट लेके लोग आते थे तो पूछ लेते थे कि शूज़ आप बना रहे हैं जी, क्या कॉस्टिंग आ जाती? उन्होंने बोला जी 300 रुपये। अब मैं बैठा हुआ वहाँ पे, आपका सेल प्राइस क्या है? उसने बोला जी 1800 रुपये। सामने वाला अरे कितना मार्जिन है इसमें, 300 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं? फिर एट द एंड पूछा प्रॉफिट कितना चल रहा है? नहीं अभी प्रॉफिट कमाया नहीं है अभी कंपनी किस में चल रही है? लॉस में चल रही है। क्या हो रहा है? 1500 कमा रहे हो फिर भी नहीं कमाया। बेटा एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट इतना ज़्यादा देखा जाता है कि कई बार ग्रॉस प्रॉफिट आपका ना 100% 200% होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट देंगे, उसके बाद आप मार्केटिंग के लिए बंदे रखेंगे, उसके बाद आप रेंट भी उसमें से घटाएंगे। और जिस बिजनेस में आपके ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब वो उसके हालात ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं कुछ दिन में। ग्रॉस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जनरली लोग इसी से जज भी कर लेते हैं कि ग्रॉस मार्जिन कितना है, क्योंकि उसके बाद के खर्चे बहुत ज़्यादा है। जो लोग आप एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर देख रहे हैं किसी की,
तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर उसमें 300 रुपये बच रहे हैं ना, तो कम से कम 1500 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं सिर्फ किसमें, एडवर्टीजमेंट में। कंज्यूमर को वहां तक लाने के लिए, प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने के लिए, ऑन बोर्ड करने के चक्कर में 1000-1500 रुपये खर्च हैं सिर्फ, इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है मार्जिन होने के बावजूद भी। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहाँ से मालूम चलता है बेटा, कौन से अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब भी अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई साहब आपका मार्जिन क्या है, तो हम कौन सा अकाउंट बना के बताएंगे उसको, ट्रेडिंग अकाउंट से बताएंगे। इसमें हमें दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा, एक तो सेल प्राइस का पता होना, दूसरा ये मेनली दो बातों का पता होना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग। अब आते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो ये तो मालूम चल गया ना कि आपको ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है, मालूम चल गया। अब आते हैं सर फॉर्मेट के बारे में, ध्यान से समझिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको इतना पता है कि जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट साल के स्टार्टिंग में बनाते हैं, एंड में बनाते हैं, एंड में बनाते हैं। और ये एंड में बनाते हैं तो ये रिजल्ट सिर्फ एंड का होता है या पूरे साल का होता है, पूरे साल का होता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। एंड का डेट डालेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कब की होगी, पूरे साल की होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। चलिए ये देखिए इधर फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। ये डेबिट साइड है बच्चे, ये वाला आपका क्रेडिट साइड है। यहां पे अपन ने लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। बच्चे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट का कॉलम नहीं होता, और उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सेल्स चाहिए वो एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, किसी मंथ का नहीं चाहिए, मुझे कब का चाहिए, पूरे साल का। परचेज चाहिए तो कितने दिन का चाहिए, पूरे साल का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पूरे ईयर की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, फॉर द ईयर, और कोई डेट का कॉलम हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है सर, कौन सा सर, नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं, बोलो नहीं जानते, बोलो बोलो, नालायक, शर्म नहीं आ रही बोलने में। पढ़ा नहीं है नॉमिनल अकाउंट आप लोगों ने, पढ़ा है, चलो कोई नहीं, नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो। नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती हो। जो भी प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, उन सारे अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है कि जब भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, जब भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे कब किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हमें खर्चे चाहिए कॉस्ट से रिलेटेड, और इनकम चाहिए सेल से रिलेटेड। तो हम ना क्रेडिट साइड जाके बच्चे सेल्स लिखते, पूरे साल का सेल्स। कितने दिन का सेल्स, खड़ो, कितने दिन का, खड़ो ना, कितने दिन का सेल्स चाहिए अपने को, इधर इधर, कितने दिन का चाहिए, पूरे साल का सेल्स चाहिए अपने को, एक दिन का नहीं, पूरे साल का होना चाहिए। ये अमाउंट वहां पे लिखेंगे, ये एक्स नहीं है, ठीक है, अमाउंट को डिनोट किया मैंने। यहाँ पे अमाउंट कोई वैल्यू होगी तो वो लिख देंगे ना। तो बाई सेल, सेल्स यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, मैंने सेल किया था 10 लाख का, उसमें से 1 लाख का सेल मैंने वापस कर दिया था, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया था। क्या अभी भी मैं सेल 10 लाख का ही मानूं या 9 लाख का मानूंगा? तो बेटा जबकि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते तो सेल्स अलग लिखते थे और सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे जाके आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? तो एक्चुअल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, उस साल की टोटल सेल्स आ जाएगी आपके सामने। बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें। तो जो हमने सेल किया है वो सेल हमारे प्रोडक्ट का हुआ है। तो प्रोडक्ट जब आपने सेल किया होगा, पॉसिबल है कि अगर वो उसी साल हुआ होगा तो आपने वहां पे परचेज किया होगा, कोई सामान खरीद के लाए होंगे तभी तो सेल किया होगा बेटा। आप खरीद के लेकर आए हो, परचेजेस, और आपने अगर कुछ वापस कर दिया तो क्या करेंगे इसे? परचेज रिटर्न माइनस करेंगे आप, और फिर ये वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस पिछले साल से ही चल रहा है
तो हो सकता है पिछले साल का भी कुछ स्टॉक बचा हुआ रहे, उसे अपन क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो इधर बेटा आएगा ओपनिंग स्टॉक भी, इधर आएगा परचेजेस भी, और इधर तीसरी चीज आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ये तीन चीजें हमें डेबिट में यानी एक्सपेंसेस में लिखने पड़ते हैं, और एक चीज हमें क्या लिखना पड़ता है, सेल्स। क्या लिखना पड़ता है इनकम में, सेल्स। लेकिन कई बार साल के एंड में हमारा सारा स्टॉक बिकता नहीं है, कुछ स्टॉक बच जाता है। जो स्टॉक बच जाता है बेटा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिख देते हैं। किस नाम से लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ये टोटल कितनी चीजें आ रही हैं, ध्यान से देखो, टोटल 5 चीजें आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 5 चीजें। क्रेडिट साइड में कितनी चीजें आती हैं, अरे बोलो ना, 2 चीजें, एक है सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में बताओ 3 चीजें, कौन सी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। तो सर ये आगे के क्वेश्चन में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंजेस, यही रहने वाला है बस। क्लियर है। तो फिर से वापस से आते हैं कि भाई अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मालूम करते हैं इससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल या रियल, नॉमिनल अकाउंट है। कब बनाते हैं, फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में, एंड में। बात समझ में आ गई यहां तक। अब इसमें कितनी चीजें आती हैं, टोटल 5 चीजें। ओपनिंग स्टॉक का नाम पहले भी सुना है आपने, परचेजेस सुना है आपने, परचेज रिटर्न भी जानते हैं आप, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहली बार सुन रहे हैं आप। इससे पहले किसी भी चैप्टर में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं पढ़ा था। अब सर हमें समझना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्या। क्लियर है ये बात, क्या सीखना है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जब कोई बिजनेस करता है ना तो उस बिजनेस में कई सारे प्रोसेस होते हैं। मान लीजिए मेरा ना ट्रेडिंग बिजनेस है, अच्छा 11th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी ना सर्विस बिजनेस की बात नहीं आई कि भाई हम एक डॉक्टर हैं और हमने कोई फीस चार्ज करी उसकी जर्नल एंट्री करो। हम अभी तक गुड्स बेचते हुए आ रहे हैं। मैम इधर ध्यान दीजिए, क्या बेच रहे हैं हम लोग, गुड्स बेच रहे हैं, यानी ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है। और अभी तक ऐसा भी नहीं आया कि हमने गुड्स को खुद से मैन्युफैक्चर किया हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी नहीं हमारा कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस को अगर अच्छे से समझना चाहें तो आप जनरल स्टोर समझ लीजिए। वो कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है, पहले किसी से खरीदता है और फिर किसी और को बेच देता है। तो हमारा मान लीजिए उसी टाइप का काम है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ना कपड़ों का काम है जी। हम कपड़े लाते हैं अलग अलग शहर से, और शहर से जब लेकर आते हैं अपने पास लेकर आते हैं तो फिर उसकी अपनी पैकिंग करते हैं, अपना लेबल वगैरह भी लगा लेते हैं, प्राइस टैग वगैरह भी लगाते हैं, और उसमें डिफेक्ट जो होता है वो चेक वेक करवा लेते हैं सामने वाले से। तो बेटा हमने क्या कर रखा है, एक तो एक प्रोसीजर अपना रखा है, और वो प्रोसीजर क्या है कि हम बेचते हैं उससे पहले हम ना ख़रीद के लाते होंगे, और वो हम ख़रीद के ला रहे हैं अलग अलग शहरों से। आप ऐसा मान के चलिए भाई, आप अगर बात करें कि कपड़ों में सर अलग शहर से, जैसे दिल्ली से ख़रीद के ला रहे हैं, कुछ हम पंजाब से लेके आ रहे हैं, जैसे हुडीज़ और स्वेटर्स वगैरह पंजाब से आता है, जीन्स आपको दिल्ली में मिल जाती है, टी शर्ट वगैरह जो है वो मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो बंगाल के साइड में है, वहाँ से आती है ज़्यादातर। तो आप ये मान के चलिए कि ये अलग अलग शहरों से आता है। तो ये प्रोडक्ट जब भी आएगा तो ऐसा नहीं कि उड़ के आपके पास पहुँच जाएगा, उसे लाने में खर्चे होंगे। जब आपने ख़रीदा होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने थैले थैले दे दिए होंगे किसी के हाथ में, जी पहुँचा देना दुकान पर। आपने उसे क्या किया होगा, पैक किया होगा। बेटा कार्टन वगैरह में अच्छे से पैक किए जाते हैं। आप कभी स्टेशन गए हो तो वहाँ पे बड़े बड़े कार्टन होंगे जिसके अंदर अच्छे से पैकिंग करके उसके अंदर माल रखा जाता है कि रास्ते में खुल ना जाए। अब एक बार आप ये सोचिए कि एक कपड़े थोड़ी ना ला रहे हैं, आप 5 लाख 10 लाख रुपए का कपड़ा लेके आ रहे हैं, तो अच्छे से पैकिंग होके वो आपके पास आएगा।
तो आपने कार्टन वगैरह बनाया, वहाँ से ख़रीद के आपने ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया। ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया, आप ट्रांसपोर्टेशन जहाँ आप थे, आप उठ के दिल्ली आ गए, यहाँ पे आपकी दुकान पे माल पहुँच गया, आपने उसे निकाला, पैकिंग वगैरह कराया। कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आयरनिंग भी करवाने की ज़रूरत पड़े उस पर, आपने वो सारे टैग वैग, प्राइस टैग वगैरह लगा लिया। ये सारे काम आप कहाँ कर रहे थे? तो बेटा आपने इस सारे काम के लिए आपने एक फैक्ट्री सी बना रखी है आपने अपनी, उसके अंदर ये सारे काम कर लेते हैं आप। वहाँ से उठा के इसको उठा के कहाँ भेज देते हैं? फिर शोरूम में। कहाँ भेज रहे हैं आप? शोरूम में। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपने प्राइस टैग वगैरह सब कुछ लगा लिया, बिल्कुल सेट कर दिया, अब उठा के कहाँ भेज दिया? शोरूम में। कई बार तो शोरूम में जाके प्राइस टैग लगता है, कई बार पहले ही भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, शोरूम हमारा एक नहीं है, हो सकता है कई सारे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम अपने स्टॉक को रखते हैं, उतरता है, यहाँ रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन काम हमारा ट्रेडिंग का है, बनाने का नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, खर्चे होते हैं कि नहीं होते? इसे लाने के खर्चे होंगे, ठीक है जी। जो आपने गुड्स को परचेज किया होगा, परचेज हो गया, उसके अलावा भी तो खर्चे हो रहे हैं ना, पैकिंग वगैरह के भी हो रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के भी हो रहे होंगे, फिर कई बार माल को उतरवाने के लिए मजदूर को बुलाना पड़ता होगा, भाई साहब आइए तो माल उतरवा देना ज़रा, इसके भी खर्चे हो रहे होंगे। और इन सारे खर्चों के बाद जब यहाँ से निकलता होगा तो फिर से खर्चे होते होंगे, होते हैं कि नहीं? ये दोबारा खर्चे हो रहे हैं। फिर शोरूम में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सेल्समैन बैठा हुआ, वहाँ का रेंट है, बिजली बिल है, ये सब भी जा रहा है। बेटा यहाँ तक के जो खर्चे हैं ना, यहाँ तक के, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक के खर्चे को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? खरीदने से लेके फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे हैं वो क्या कहला रहे हैं? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहला रहे हैं। ये वेयर हाउस भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो वेयर हाउस तक के जितने खर्चे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? और उसके बाद वाले जितने खर्चे हैं बेटा वो क्या कहला रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रखा ही क्यों? बच्चे डायरेक्ट इसलिए रखा है कि ये जितने भी खर्चे होंगे जब यह प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो मैं देख लूंगा कि भाई मैंने 1 लाख का सामान लाया था, ये 10 लाख का सामान लाया, जिसे लाने में 1 लाख रुपए का खर्च हुआ, तो ये सामान अब मुझे कितने का पड़ गया? 11 लाख। मैं उस सारे अमाउंट को मैं क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्रोडक्ट में। मैंने वहां पे 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, अब मैं बोलूंगा ये सामान 110 का पड़ा मेरे को, यहाँ तक मुझे कितने का पड़ा? उसमें 50%, 100%, 200% ऐड करके प्राइस टैग लगा के भेज दूंगा। कहाँ पे? शोरूम में। अब जो खर्चे रास्ते में हो रही है नहीं जोड़ूंगा मैं बैठ के, ये जो मैं कमाऊंगा ना उसमें से निकालूंगा। ऑफिस का रेंट, सैलरी, सेल्समैन की सैलरी, ये सब बाद के खर्चे। ये वाले खर्चे वो हैं जो डायरेक्टली हमें पता है कि ये खर्चा इसी प्रोडक्ट के लिए किया गया है, जो सामान लाया गया है उसके लिए ही ये खर्च हुआ है। अच्छा, जो यहाँ पे आप रेंट दे रहे हो, क्या उसको तोड़ सकते हो कि इस शर्ट के ऊपर रेंट कितना गया? जब आप शोरूम में शर्ट बेचोगे, कोई शर्ट पहले दिन बिक जाएगा, कोई 6 महीने रुक जाएगा। तो जो 6 महीने रुक गया तो क्या उसकी कॉस्ट बढ़ा दोगे आप? बोलो 6 महीने से शोरूम में लाइट भी जा रहा है इसके पीछे, बिजली भी जा रहा है इसके पीछे, बंदे भी लगा रखे हैं हमने, तो रेट बढ़ेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हर प्रोडक्ट के हिसाब से। यहाँ वाले खर्चे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, इसे आप क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है? ये लिखना है बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब आप जानना चाहोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कौन कौन से हैं? तो जनरली जब कुछ ना कहा जाए तो वेजेस कौन सा एक्सपेंस होता है? वेजेस तो नाम सुना है ना आपने पहले भी बेटा। कैरेज, कैरेज इनवर्ड अगर लग जाए तो बताओ कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। लेकिन कैरेज आउटवर्ड हो तो इनडायरेक्ट। सर अगर ये लग जाए हमारा फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड क्या हो जाएगा? फ्रेट आउटवर्ड। और सर किसी में इनवर्ड आउटवर्ड लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ कैरेज। उसने बोला ही नहीं ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट। क्या माने बेटा? अगर सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है तो वो क्या है? डायरेक्ट है। कैरेज का मतलब जनरली क्या समझेंगे आप? सामान लाने के खर्चे हुए हैं आपके।
फ्रेट है वो भी क्या मानेंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहीं पे लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन, क्या लिखा हुआ बेटा, ये कौन सा एक्सपेंस लेंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है जी। कहीं लिख रखा फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको भी क्या लेंगे। कहीं लिखा हुआ वेयर हाउस, इसको भी क्या ले लेंगे, डायरेक्ट। जनरली आपके पास फैक्ट्री आएगा तो हम वहीं तक रखते हैं अभी। उसके बाद आते हैं बेटा पावर, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। पावर मतलब जहाँ पे लाइटें, पावर मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कई बार होती है, मशीनों वशीनों की ज़रूरत पड़ जाए, इंजन ऑयल वगैरह, तो वो हम कहाँ पे लेते हैं ये सारे काम, ये हम लोग किसके लिए लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पैकिंग के खर्चे। अच्छा, पैकिंग के खर्चे सिर्फ परचेज के टाइम पे होते हैं, सेल के टाइम पे भी होते हैं, बोलो बोलो। पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग करने का एक्सपेंस जो है वो खरीदते वक्त भी होता है या बेचते वक्त भी होता है, बोले सर। बेचते वक्त नहीं होता, होता है। जब आप दुकान पे जाते हैं तो वो पैक करके देते हैं आपको, पॉली बैग वगैरह दे देते हैं। लेकिन जब खरीदने के लिए गए थे माल, आप 1 लाख रुपए का ला रहे थे तो खुले हुआ ला रहे थे क्या, उसे ही पैक करवा के लाए थे। तो पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस भी होता है बेटा, क्या होता है, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस भी होते हैं। ये भी क्या है हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहीं पे लिखा हुआ आ जाए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो भी क्या हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सेल्स वाले खर्चे कौन से कहलाएंगे, वो इनडायरेक्ट। इसके बाद के खर्चे हैं, तो अगर इसके बाद के तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा भाई आपको। अच्छा एक बात बताइए, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर ये इससे पहले के इसके बाद के, बेटा मालूम चल जाता है। कैसे मालूम चलेगा बताओ, वेजेस मैंने बोला, बताओ वेजेस, मजदूरी ऑफिस में काम है मजदूरों का, नहीं है। फैक्ट्री में हो सकता है, पर पीस के हिसाब से कई बार कटवाया जाता है, उसे भी वेजेस कहते हैं। पर आर के हिसाब से काम दिया जाता है, उसे भी क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। कुछ काम करने के लिए दिहाड़ी मजदूर को बुलाया, उससे काम करवा लिया, वेजेस। कैरेज इनवर्ड बोल रहा हूं, क्या नाम से नहीं पहचान में हो रहा है कि लाने के खर्चे, शोरूम से पहले वाले खर्चे हैं या नहीं है ना। फैक्ट्री तक पहुंचने वाले खर्चे दिख रहे हैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है, फ्यूल है, पैकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये साफ साफ मालूम चल रहे हैं। जो आपको मालूम ना चले वो हमेशा कहाँ का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बोलता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, सैलरी बताओ, क्या मालूम चल रहा है सैलरी कहाँ का है। बंदे तो यहाँ पे भी रहे होंगे, फैक्ट्री के अंदर भी रहे हैं कि नहीं रहे, लेकिन मैंने बोला क्या फैक्ट्री के बंदे का रेंट है, ये सैलरी है। तो अगर नहीं बोला है तो क्या मानेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। मैं सिर्फ रेंट बोलूंगा, क्या मानेंगे आप, इनडायरेक्ट। मैं सिर्फ सैलरी बोलूं तो मैं बोलूंगा, अगर रेंट की जगह मैं बोल देता फैक्ट्री रेंट, अब बताओ, फैक्ट्री रेंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस। पैकिंग एक्सपेंस बोल रहा हूं, ओनली पैकिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। लेकिन पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस बोल दूं तब डायरेक्ट एक्सपेंस। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स बोल दूं तब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं बोल रहा हूं बेटा इंटरेस्ट, अब बताओ, क्या सामान लाने का खर्चा होता है इंटरेस्ट, नहीं ना, ये तो आपने कर्ज लिया था उसका इंटरेस्ट है, तो ये इसको क्या बोलेंगे आप, इनडायरेक्ट। कंपनी का किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस, इससे बाहर की बातें अगर हो रही हैं, इसके बाद वाले हैं या इसके रिलेटेड नहीं हैं, वो सब इनडायरेक्ट। और कंपनी के अंदर ज्यादातर जो एक्सपेंसेस है बेटा वो इनडायरेक्ट होते हैं। एडवर्टीजमेंट बताओ, ये लाने का खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट, क्या तो कौन सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। डिस्काउंट देना कस्टमर्स को, डिस्काउंट अलाउड, बताओ कौन सा है, इनडायरेक्ट है। बैड डेट्स, पैसे डूब गए, क्या सामान लाने का खर्चा है, क्या सामान बनाने का खर्चा है, सामान लाने का खर्चा, सामान बनाने के जो खर्चे, सामान को परचेज करने के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। 3 बोले मैंने, कौन से बोले, सामान को लाने के, बनाने के और परचेज करने की, ये 3 टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। लेकिन उसके बाद के या किसी भी टाइप के खर्चे हों, मैंने आपको इंटरेस्ट बोला, लॉस बाय फायर क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट। मैंने बोला डोनेशन दिया आपने, वो क्या हो गया,
इनडायरेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट हो गया। तो जहां पे मेंशन नहीं हो रहा, आपको क्लियर हो गया ना कि इससे पहले वाले कौन से खर्चे होंगे। मैं बोलूं सामान लाने का खर्चा, आप समझ जाएंगे सर कहां पे जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सामान को बनाने का खर्चा है तो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सामान को स्टोर करने का फैक्ट्री में क्या है, ये डायरेक्ट है। कहानी समझ में आई। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए हमें टोटल कितने आइटम की जरूरत होती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ध्यान से देखो 5। डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट याद हो जाएगी, आपको कर लेना है याद, सिर्फ डायरेक्ट कर लीजिए, इनडायरेक्ट को करने की जरूरत नहीं। और कभी भी कंफ्यूजन हो आप सोचो क्या ये लाने का खर्च है, मैं अजीब अजीब से भी नाम ले लूं, लीगल चार्जेस, आप उसका मीनिंग निकालो, लीगल चार्जेस यानी कानूनी खर्चे, क्या लाने का खर्च है, प्रोडक्ट को बनाने का खर्च है, खरीदने का खर्च है, तो इसका मतलब कौन सा है, ये इनडायरेक्ट है। रिपेयर लिख दिया मैंने, अब बताओ रिपेयर से आपको लग रहा है कि लाने का खर्च है, बनाने का है, फिर बताओ किसका है ये इनडायरेक्ट है। कहानी समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल दिया मैंने, अब बताइए भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों जगह जरूरत है, लेकिन बताया तो नहीं ना, मैं बोलूं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब बताओ, तब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल दिया तो इनडायरेक्ट है। तो इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए उसको थोड़ा सा नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप इसको लर्न करेंगे पहले तो, फिर जाके क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आता है। क्लियर है, इसको नोट करिए बेटा।